नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा चैनल हिंदी भाषा बोध हिंदी विषय के विभिन्न पाठ्यक्रमों पर उनके बिंदुओं पर बातचीत करते हैं हम लोग मिलके, और जिससे आपकी परीक्षाओं में कुछ सहायता हो सके। और इसी के अंतर्गत आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति पर प्रकाश डालेंगे, जिससे आपको अपनी परीक्षाओं में, खासकर एमपीपीएससी की परीक्षा में सहायता मिलेगी, जिसमें एक पॉइंट दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति। तो उसी के अंतर्गत आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऐतिहासिक समीक्षा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक छोटा सा जो ब्रीफिंग है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक विस्तृत रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए इस चैनल में। अगर हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक समीक्षा को समझते हैं। आधुनिक समीक्षा के आरंभ से ही ऐतिहासिक समीक्षा के दर्शन होते हैं। भारतेंदु, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा मिश्र बंधुओं में ऐतिहासिक विवेचन की प्रवृत्ति पाई गई है। ऐतिहासिक समीक्षक युग चेतना के प्रभावों के साथ ही यह भी अध्ययन करता है कि किसी रचना ने जाति के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान दिया है। ऐतिहासिक समीक्षक क्या करता है? किसी रचना ने जाति के साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में कितना योगदान किया है, इसका अध्ययन करता है ऐतिहासिक समीक्षक। किसी भी साहित्यकार या रचना को युग और जाति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने अपने विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श नामक ग्रंथों में साहित्य और देशकाल का संबंध बताया है, लेकिन कवियों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर विचार करने के प्रथम वैज्ञानिक प्रयास शुक्ल जी की समीक्षा में हुए हैं। पर शुक्ल जी ने कवियों को साहित्य की धारा में रखकर नहीं देखा। शुक्ल जी की खामी यही थी कि वो साहित्य की धारा में नहीं रखते थे। वहाँ पे उस समय की जो युग प्रवृत्तियाँ, उन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। 10-12 रचनाएं उठाई, अगर एक सी दिखी तो उसी के आधार पर नामकरण कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने साहित्य इतिहास अवश्य लिखा। हालांकि वो आधार स्तंभ है समीक्षा के, आलोचना के, लेकिन उनके जो परिमार्जित रूप है उसके बाद में हम देखते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी में आता है। वास्तव में ऐतिहासिक समीक्षा के समाजशास्त्री रूप का विकास परवर्ती काल में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी से ही हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्यतः शुक्ल संस्थान के आलोचक थे, पर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक समीक्षा पद्धति के कारण वे शुक्ल जी से भिन्न थे। जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो शुक्ल जी जो थे वो वैज्ञानिक प्रयास किया था, उन्होंने बहुत अच्छे प्रयास किए, बहुत अच्छी साहित्य इतिहास लिखा, लेकिन हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो स्वच्छंदतावादी थे। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया अपनी ऐतिहासिक समीक्षाओं को लिखने के लिए। उनकी समीक्षा शैली शुरू से ही स्वच्छंदतावादी और ऐतिहासिक रही, जिसमें मानवतावादी और समाजवादी मूल्य भी जुड़े हुए थे। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में लिखा गया था, में उन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा करते हुए बताया है कि किसी रचना का स्थान निर्धारण उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर करना चाहिए। अर्थात किसी रचना के अध्ययन के लिए रचनाकार का अध्ययन और रचनाकार के अध्ययन के लिए उसके जीवन, परिवेश और परंपरा का अध्ययन आवश्यक है। द्विवेदी जी की पहली पुस्तक सूर साहित्य थी। ये सूर है, सूर साहित्य, जो कि 1936 में लिखी थी। छायावादी भावुकता प्रधानता थी इस साहित्य में। इसमें 1936 में आप सभी जानते हैं छायावाद चल रहा था। हमारे जयशंकर प्रसाद जो थे 1918 से 1936 तक छायावाद का समय माना गया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का प्रणयन किया था। इसके आधार पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी एक रचना देखेंगे, सूर साहित्य, जो छायावादी भावुकता की प्रधानता थी उसमें, द्विवेदी जी की रचना होने के बावजूद। किंतु कबीर 1942 में उनका प्रायोगिक व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। कबीर जो रचना थी 1942 में लिखी थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और वहीं पे उनका सबसे ज़्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ। उन्होंने कबीर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपरा के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा।
कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर भी सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई। भाषागत वैशिष्ट्य पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में केवल 2 पेज में नहीं, 2 पंक्तियां नहीं लिखी हैं, पूरे कबीर पे उन्होंने 2 पेज लिखा है मुश्किल से। लेकिन हमारे जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने पूरा एक ग्रंथ लिखा है कबीर पे। उनकी भाषागत वैशिष्ट्य पर सबसे पहली दृष्टि इन्हीं की गई है, इन्होंने ही उनका विवेचन किया था। द्विवेदी जी मानव को जीवन के सभी प्रयत्नों का लक्ष्य मानते थे। अशोक के फूल निबंध संग्रह में संकलित उनके एक निबंध का शीर्षक है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, उनका एक निबंध का नाम ही मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। निबंध संग्रह में कौन से, अशोक के फूल निबंध संग्रह जो था उसमें एक शीर्षक ही है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। हिंदी साहित्य जो कि उन्होंने 1952 में लिखा था में तथा अन्य स्थानों पर भी उन्होंने सूर तुलसी आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टि से किया है। प्रेमचंद का आकलन भी इसी दृष्टि से हुआ है। मनुष्यता को उन्होंने साहित्य और रस का पर्याय माना है। द्विवेदी जी ने काव्य ही नहीं, काव्य शास्त्र को भी ऐतिहासिक दृष्टि से परखा और उसकी व्याख्या की। उनकी सैद्धांतिक मान्यताएं साहित्य का मर्म में सामने आईं। उनका एक और ग्रंथ था आलोचनात्मक साहित्य का मर्म। द्विवेदी जी का महत्व साहित्य के मूल्यों को बदलने तथा उन्हें नवीन मानवतावादी मूल्यों से जोड़ने में है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना पद्धति बलिया जिला उत्तर प्रदेश के आरत दुबे का छपरा नामक गांव में जन्मे, काशी में शिक्षित हुए तथा शांति निकेतन, चंडीगढ़ और काशी में अध्यापन करने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 19 अगस्त 1907 को, मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी, मूलतः साहित्य इतिहासकार, आलोचक और अनुसंधानकर्ता हैं। उन्होंने साहित्य को सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर देखा है। इसी दृष्टि से उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। उनके माध्यम से उन्होंने जो आलोचना ग्रंथ लिखे हैं, उनके माध्यम से उन्होंने शुक्ल जी के बाद की हिंदी आलोचना को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार यद्यपि मूलतः द्विवेदी जी रामचंद्र शुक्ल परंपरा के आलोचक हैं, फिर भी साहित्य को एक अविच्छिन्न परंपरा में देखने पर बल देकर द्विवेदी जी ने हिंदी समीक्षा को नई दिशा दी है। साहित्य इतिहास के इस निरंतर का विशेष ध्यान रखते हुए भी वे लोक चेतना को कभी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। वे मनुष्य की श्रेष्ठता के विश्वासी हैं और उच्च कोटि के साहित्य में उसकी प्रतिष्ठा को अनिवार्य मानते हैं। संस्कारजन्य क्षुद्र सीमाओं में बंधकर साहित्य ऊंचा नहीं उठ सकता। अपेक्षित ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उसे मनुष्य की विराट एकता और जिजीविषा को आयत्त करना होगा। इन्होंने हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में लिखा है, इनके बारे में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक स्पष्ट ऐतिहासिक दृष्टि के साथ अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ऐतिहासिक दृष्टि थी, आप याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल की। उन्होंने साहित्य के इतिहास को विचार श्रृंखलाबद्ध किया। साहित्य के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों को जनता की मनः प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम बताकर उनमें कारण कार्य संबंध स्थापित किया और प्रवृत्तिगत परिवर्तन को दृष्टि में रखकर सुसंगत काल विभाजन का सफल प्रयास किया। आचार्य द्विवेदी ने शुक्ल जी की दृष्टि को स्वीकार करते हुए उसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को भारतीय चिंतन की अविच्छिन्न परंपरा की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला मानकर उसकी भूमिका प्रस्तुत की। आप जानते हैं हिंदी साहित्य, उनकी एक रचना है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ऐसी इनकी रचनाएं हैं। उन्होंने साहित्य को समझने के लिए इतिहास, भूगोल, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति आदि सब कुछ के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया। जो रामचंद्र शुक्ल ने दृष्टि दी थी,
ऐतिहासिक रूप से केवल देखा था उन्होंने, कुछ एक दो ही उन्होंने प्रवृत्तियों पर विशेष प्रकाश डाला था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास के साथ भूगोल, दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति आदि सब कुछ के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक के चिंतन की श्रृंखला की कड़ियों को जोड़ते हुए हिंदी को भारतीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली महत्वपूर्ण भाषा सिद्ध किया और हिंदी भाषा को अपने आप में एक शक्तिशाली वस्तु प्रमाणित किया। आचार्य द्विवेदी के अनुसार मूल्य बराबर विकसनशील होते हैं। मूल्य बराबर विकसनशील होते हैं, उनमें पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती चिंतन का मिश्रण होता रहता है। संस्कृत अपभ्रंश आदि के गंभीर अध्येता होने के कारण वे साहित्य की सुदीर्घ परंपरा का आलोड़न करते हुए विकसनशील मूल्यों का सहज ही आकलन कर लेते हैं। आचार्य द्विवेदी की प्रमुख आलोचना कृतियाँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आदि। एक बार और पढ़ लेते हैं इनकी रचनाओं को। सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आदि। नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, दश रूपक आदि का इन्होंने संपादन किया है। इनके संपादन ग्रंथ थे, ये तो आलोचना ग्रंथ हो गए, इनके संपादन वाले ग्रंथ भी थे। नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, दश रूपक आदि इनके संपादन ग्रंथ हुए हैं। द्विवेदी जी किसी कृति की आलोचना उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में रखकर ही करने के पक्षधर हैं। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। उनकी ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ देखते हैं वे कहते हैं कि कवि को पूर्ववर्ती और समसामयिक कवियों की तुलना में रखकर देखने का अर्थ है कि हम मानते हैं कि संसार में कोई घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं। पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाएं वर्तमान घटनाओं को रूप देती रहती हैं, इसलिए जिस किसी रचना या वक्तव्य वस्तु का हमें स्वरूप निर्णय करना हो, उसे पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं की अपेक्षा में देखना चाहिए। इन्होंने साहित्य सहचर के पृष्ठ 12 पर यह लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है, जिसमें साहित्य को एक अविच्छिन्न परंपरा तथा उसमें प्रतिफलित प्रतिक्रियाओं के रूप में देखा गया है। भक्तिकाल के संबंध में आचार्य शुक्ल की मान्यता थी, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखी गई है। आचार्य शुक्ल की मान्यता, इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति की जगह भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये शक्ति की जगह भक्ति है। शुक्ल जी के इस निष्कर्ष से द्विवेदी जी सहमत नहीं हो सके। उन्होंने भक्तिपूर्व नाथ सिद्ध साहित्य का भली भांति अनुशीलन किया था, इसलिए वे घोषित कर सके कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, जो इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा है। अपने फक्कड़ व्यक्तित्व, घरफूंक मस्ती और क्रांतिकारी विचारधारा के कारण कबीर ने उन्हें विशेष आकृष्ट किया। उन्होंने घोषित किया कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। कबीर पुस्तक में उन्होंने जिस सांस्कृतिक परंपरा, समसामयिक वातावरण और नवीन मूल्यानुचिंतन का उद्घाटन किया है,
वह उनकी उत्कृष्ट समीक्षात्मक दृष्टि का परिचय देता है। किस पुस्तक में? कबीर में। कबीर भी इन्होंने ही लिखी है। द्विवेदी जी ने कबीर को भक्त रूप को अधिक महत्व दिया है और समाज सुधारक रूप को दूसरे दर्जे पर रखा है। इसका कारण यह है कि द्विवेदी जी के चिंतन में भक्ति का महत्व अधिक है। उन्होंने जो कबीर हैं उनके भक्त रूप को अधिक महत्व दिया है और उनके समाज सुधारक रूप को दूसरे दर्जे में रखा है। ये आपको याद रखना है। उनकी नज़र में उनके जो चिंतन है वो भक्ति महत्व अधिक देती ही है, उनकी भक्ति में ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उन्होंने सहज साधना और नाथ योगियों के ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वे पारिवारिकता, सामाजिकता और व्यक्तिक सुख, सार्थकता और सदाचार के लिए भक्ति भावना को बहुमूल्य मानते हैं। मध्ययुग में भक्ति मेल मिलाप का मुख्य आधार थी। नाथों, सिद्धों और सूफी साधकों के परस्पर मेल से यह मेल मिलाप धर्म, दर्शन और संप्रदायों का ही नहीं था, इसका वास्तविक आधार भारत की समाज व्यवस्था थी। वर्णाश्रम व्यवस्था ने जिन लोगों को दबा रखा था वे इसमें शामिल थे। निर्गुण भक्ति परंपरा और कविता में अधिकांश दलित वर्ग के लोगों का होना अकारण नहीं था। द्विवेदी जी की पैनी दृष्टि वहाँ तक भली भांति पहुँची थी। बतौर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, कालिदास की लालित्य योजना आलोचना विवेक की प्रतिमान कृति है। हिंदी साहित्य का आदिकाल में द्विवेदी जी ने नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण किया है। नाथ संप्रदाय में सिद्धों और नाथों की उपलब्धियों पर गंभीर विचार व्यक्त किए गए हैं। सूर साहित्य उनकी आरंभिक आलोचनात्मक कृति है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार द्विवेदी जी सूरदास की विरह भावना को वैष्णव मधुर भावना से जोड़कर उसे अखिल भारतीय साहित्य का आयाम ही नहीं प्रदान करते, उसे सामाजिक मांगल्य इच्छा, इसको संधि विच्छेद करिएगा, मांगल्य इच्छा से पूरित करते हैं। इनके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रहों में संग्रहित हैं, जिनसे उनकी तलस्पर्शी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय मिलता है। याद रखिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनके बारे में क्या लिखा है। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय आदि कृतियों का गहराई से मूल्यांकन करने पर उनकी समीक्षा दृष्टि की एक प्रमुख विशेषता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और वह है कि उनकी समीक्षा शोध के सहारे चलती है। बहुत महत्वपूर्ण है। सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय आदि कृतियों का गहराई से मूल्यांकन करने पर उनकी समीक्षा दृष्टि की एक प्रमुख विशेषता ये निकल के आती है कि उनकी समीक्षा शोध के सहारे चलती है। ऐसे ही वो मन से नहीं लिखते हैं, शोध करते हैं पहले और बाकायदा ग्रंथ पढ़ते हैं और उन ग्रंथों की सहायता से अपनी दृष्टि को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा उनकी सारी पुस्तकों में देखने को मिलता है। आलोचना के मूल बिंदुओं की खोज उनकी प्राथमिकता होती है। उनकी दृष्टि शोध कार्य में रम जाती है और वे प्राचीन से लेकर अर्वाचीन ग्रंथों में उनके प्रमाण ढूंढने लगते हैं। द्विवेदी जी भारतीय साहित्य और संस्कृति तथा संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित हैं, लिहाजा उनकी शोध दृष्टि इतिहास, धर्मशास्त्र, पुराण, प्राच्य विद्या, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रजनन शास्त्र, नृतत्व शास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, नीति शास्त्र, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सभी का सहारा लेती हैं। इस तरह उनकी समीक्षा मुख्य रूप से अनुसंधान परक समीक्षा है। उनकी आलोचना की एक विशेषता व्याख्यात्मकता भी थी। उनकी आलोचना पहले तो यहाँ पे देखा उन्होंने कि शोध के सहारे चलती है इनकी समीक्षा। दूसरा, इनकी व्याख्यात्मकता भी है। विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार उन्होंने कवि द्वारा प्रयुक्त रचनात्मक पदों की ऐसी व्याख्या की है कि वे आलोचना के प्रकरण सिर्फ उसी कवि के साहित्य के नहीं, साहित्य मात्र के आलोचनात्मक प्रत्यय बन जाएं। इस विषय में उनकी तुलना केवल आचार्य शुक्ल से की जा सकती है। नंदकिशोर नवल के शब्दों में जहाँ तक आलोचक के रूप में उनकी प्रवृत्ति का प्रश्न है, वे समन्वयवादी ही हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंदकिशोर नवल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को समन्वयवादी आलोचक कहा है, लेकिन वाजपेयी जी और नगेंद्र से वे इस दृष्टि से भिन्न है। उनकी मूल दिशा प्रतिक्रियावादी न होकर प्रगतिशील है।
हिंदी आलोचना का विकास में नंदकिशोर नवल ने लिखा है। आचार्य द्विवेदी के विषय में डॉक्टर नंदकिशोर नवल की उक्त टिप्पणी सही है। साहित्य के प्रभाव की चर्चा करते हुए द्विवेदी जी ने ही लिखा है, अब शब्द और अर्थ की केवल एक दूसरे से होड़ मचाने वाली सुंदरता को ही, जिसे प्राचीन पंडित परस्पर स्पर्धी चारुता कहा करते थे, हम साहित्य नहीं कहते, बल्कि उस सुंदरता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों की भी बात सोचते हैं। ग्रंथावली के 7वें खंड में 285वें पृष्ठ पर यह लिखा है, वे समाज में सक्रिय प्रगतिशील प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पहचानते हैं, भले ही किंचित अस्पष्ट रूप में, और साहित्यकारों से प्रगतिशील शक्तियों को सबल बनाने का आग्रह करते हैं। छोटा लेखक हो या बड़ा, समाज के प्रति उत्तरदायित्व वही है। उसे संसार की वर्तमान समस्याओं को ठीक से समझना चाहिए और शांत चित्त से सोचना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्यत्व लक्ष्य तक ले जाने में कौन कौन सी शक्तियाँ सहायक हैं, कौन कौन सी बाधक। फिर उसे सहायक शक्तियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना चाहिए और बाधक तत्वों के प्रति विरक्ति। साहित्य का नया रास्ता शीर्षक वाले अपने निबंध में द्विवेदी जी ने प्रगतिशीलता के नए मार्ग की ओर संकेत करते हुए दृढ़ शब्दों में कहा है कि अगर मनुष्य जाति को वर्तमान दुर्गति से बचना है तो इस मार्ग पर चलने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। वो मनुष्य को ही आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, साहित्य ही मनुष्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो साहित्य को मनुष्यवादी मनुष्यतावादी जरूर दृष्टिकोण देते ही हैं। वो शोषित पीड़ित जनों के उद्धार को वे साहित्य का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं और साहित्य के सभी प्रश्नों का उत्तर वे उन्हीं को ध्यान में रखकर प्राप्त करने पर बल देते हैं। इस प्रकार द्विवेदी जी मुख्यतः शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक हैं, किंतु उनका मुख्य क्षेत्र साहित्य, इतिहास और अनुसंधान है, आलोचना नहीं। ये भी एक चीज़ निकल के आती है कि उनका केवल अनुसंधान और साहित्य इतिहास लिखने का मर्म रहता है, आलोचना करना ज़्यादा मर्म नहीं है उनका। जहाँ पर हम शुक्ल जी को देखते हैं तो वो आलोचक भी प्रखर रूप से निकल के आए हैं, लेकिन हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनका साहित्य इतिहास लेखन पर ही ध्यान रहा और अनुसंधान पर ही ज़्यादा ध्यान रहा। इसलिए उन्होंने आलोचना को ना तो सिद्धांत के क्षेत्र में सुसंगत रूप में वैज्ञानिक परिणति तक ले जा सके और ना व्यवहार के क्षेत्र में। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान अग्रगण्य है। जब जनजीवन की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं का उद्घाटन करते हुए विवेच्य की समष्टि के साथ संबद्ध कर देखना इनकी आलोचना का मूल आधार है। द्विवेदी जी का साहित्य संबंध मानव जीवन के साथ मानकर चलते हैं। द्विवेदी जी का साहित्य का संबंध जो है, इसको पुनः पढ़ते हैं। द्विवेदी जी साहित्य का संबंध मानव जीवन के साथ मानकर चलते हैं। उनकी समीक्षा का आधार फलक मानवतावादी होने के कारण अत्यंत विस्तृत है। अब जैसा कि अभी अपने ऊपर पे बातचीत की थी कि वे मानवतावादी मनुष्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी समीक्षा में, और उनका व्यक्तित्व उसको संभालने योग्य पांडित्य, सहानुभूति तथा कल्पना आदि गुणों से संपन्न है। निसंदेह आचार्य द्विवेदी में अपार पांडित्य था, किंतु हर महापुरुष की तरह उनमें भी कुछ कमजोरियां थीं। उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का समर्थन किया था, जो कि उन्हें नहीं करना था। किसी भी व्यक्ति की तानाशाही का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए किसी भी लेखक कवि के द्वारा। लेखक और कवि इसलिए ही बने हैं कि वे विरोध करें, गलत नीतियों का तो विरोध करें ही करें। और अगर आप किसी नेता, किसी शासक की गलत नीतियों का विरोध नहीं करते हैं तो आप में लेखक या कवि होने के तत्व में कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा होता ही है। लेखक हमेशा विरोध में खड़ा होता है। अगर कोई गलत काम करता है उस पर उसको संकेत करने ही चाहिए, उस पर उसको प्रश्न करने ही चाहिए। ये लेखक का परम धर्म है। काशी हिंदी विश्वविद्यालय के रेक्टर जैसे पद से अवकाश लेने के बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद पर काम किया, जहां एक लेखक की स्वायत्तता के लिए कम अवसर होते हैं। इन सब के बावजूद डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी सही कहते हैं कि शुक्ल जी के बाद हिंदी पाठकों, विद्यार्थियों, अध्यापकों और आलोचकों की दृष्टि और
रुचि पर जितना अधिक प्रभाव द्विवेदी जी की कृतियों का पड़ा है उतना किसी आलोचक का नहीं। रसग्राहिता द्विवेदी जी की सबसे बड़ी शक्ति है और यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि आलोचक की भी सबसे बड़ी कसौटी रसग्राहिता ही है। कबीर, सूरदास, कालिदास और अपभ्रंश साहित्य पर लिखी गई रचनाओं में द्विवेदी जी की रसग्राहिता के प्रचुर प्रमाण मिलेंगे। हिंदी आलोचना में लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, द्विवेदी जी की प्रतिष्ठा एक आलोचक के रूप में जितनी है उससे अधिक उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और चारू चंद्रलेख उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कुटज उनके प्रख्यात निबंध संग्रह हैं। मृत्युंजय, रवींद्र और महापुरुषों का स्मरण भी उनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का उनके पुत्र डॉक्टर मुकुंद द्विवेदी ने संपादन किया है। उनके सबसे प्रिय शिष्य प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण नाम से द्विवेदी जी के जीवन और रचना संसार पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इसी तरह की पुस्तक उनके दूसरे शिष्य नामवर सिंह की भी है, दूसरी परंपरा की खोज शीर्षक से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। अब ये भी महत्वपूर्ण है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने उनके जीवन पर व्योमकेश दरवेश लिखा है और जो उनके शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे, और नामवर सिंह भी उनके दूसरे शिष्य थे जो कि उनको प्रिय थे। और दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर ऊपर उन्होंने उनके उपन्यासों के नाम भी दिए हैं। इस बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और चारूचंद्र लेख, और निबंध संग्रहों में कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कुटज इनके निबंध संग्रह हैं। एक बार हम इनकी आलोचनात्मक रचनाओं पर भी बहुत अच्छे से प्रकाश डालेंगे। क्या क्या लिखा है उन्होंने? सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य की भूमिका, प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना आदि। और इनने संपादन किन ग्रंथों का किया है? नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक, दश रूपक आदि इनका इन्होंने संपादक किया है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ रखते हैं ये।